अच्छा जी, अब हम इस रोबोट के फॉरवर्ड किनेमैटिक्स लिख लेते हैं। फॉरवर्ड किनेमैटिक्स हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। फॉरवर्ड किनेमैटिक्स, सबसे पहले हमारे पास एक रोटेशन है बाय एन अमाउंट q1 अराउंड द लोकल z एक्सिस, तो उसको लिखते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा c1 माइनस s1 ज़ीरो ज़ीरो s1 c1 ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन। ठीक है, ये हमारे पास पहली मैट्रिक्स आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो अगली मैट्रिक्स है वो L1 जो एक्सटेंशन है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसके लिए, उसके अंदर जो इसका ट्रांसलेशन पार्ट है दैट इज़ सॉरी, इसका जो रोटेशन पार्ट है दैट इज़ एन आइडेंटिटी, उसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। और ये मेरे पास नीचे सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, उसको मैं एक ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा L1 और ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक है, L1 एक्सटेंशन थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद एक रोटेशन है 90 डिग्रीज़ की, उसको लिख लेते हैं। 90 डिग्री की जो रोटेशन है वो हमें किस तरह नज़र आएगी, उसको देख लेते हैं। थोड़ी सी जगह तंग थी इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि Z1, ये पहले Z0 था, 90 डिग्री की रोटेशन से ये Z1 बन गया। ठीक है, तो इसमें जो एक्स एक्सिस है वो चेंज नहीं हुआ। जब एक्स एक्सिस चेंज नहीं हुआ तो हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें एक्स एक्सिस में कोई रोटेशन नहीं है। और इसका जो वाई एक्सिस है, इसका जो वाई एक्सिस है वो पुराना जी एक्सिस है। ठीक है, तो उस वजह से मैं लिख सकता हूँ इसको ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है, और इसका जो जी एक्सिस है वो पुराने वाई एक्सिस पहले इस डायरेक्शन में था तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका जी एक्सिस, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो। ये रोटेशन पार्ट आ गया और इसके अंदर कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक 90 डिग्री की रोटेशन है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ज़ीरो 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 वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गई, तीसरी वाली जो 90 डिग्री रोटेशन की मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, बाकी मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास Q2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही होगी और जो मैट्रिक्स बनेगी दैट वुड बी C2 माइनस S2 ज़ीरो ज़ीरो S2 C2 ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन। ये मेरे पास लास्ट ये मैट्रिक्स आ गई कॉरस्पॉन्डिंग टू Q2। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक रोटेशन मैट्रिक्स है 90 डिग्रीज़ की, वो एग्जैक्टली द सेम होगी जैसे हमने ऊपर लिखी हुई है मैट्रिक्स। ठीक है, तो वही वैल्यूज़ दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगी कि यहाँ पे वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो माइनस वन
0, ये इसका रोटेशन पार्ट आ गया, और इसका जो ट्रांसलेशन पार्ट है वो वैसे ही 0 है, तो यहाँ पे 3 ज़ीरोस के कॉरस्पॉन्डिंग आ गए। ऐसे ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू Q3। Q3 एक ट्रांसलेशन है, ठीक हो गया। तो जिसके अंदर रोटेशन पार्ट है वो आइडेंटिटी है, इसका रोटेशन पार्ट आइडेंटिटी है, उसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। और इसका जो ट्रांसलेशन पार्ट है दैट इज़ 0 0 Q3, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आखिरी मैट्रिक्स आ गई ऐसे, ठीक है। ये सारे के सारे सारी मैट्रिसेस हैं, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड किनेमैटिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर ज़रा नीट करके इस तरफ लिख देता हूँ कि हमारे पास जो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स हैं, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स वो बराबर हैं इस टर्म के। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं टू इंडिकेट कि ये चीज़ यहाँ से इससे अलग है, ठीक हो गया। और फॉरवर्ड किनेमैटिक्स इसके बन जाएंगे एक मैट्रिक्स फॉर्म में, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको आप लोग मैटलैब पे वेरीफाई कर सकते हैं, हाथ से सॉल्व करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, मैटलैब से आसान है तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर आ गया, पहली टर्म है हमारे पास C1 C2, दूसरी टर्म है हमारे पास S1, तीसरी टर्म है C1 S2, फिर चौथी टर्म है C1 टाइम्स S2 Q3 प्लस, थोड़ा सा नीट लिख लेते हैं इसको, प्लस L1, ये तीसरी टर्म आ गई। और यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो रही है मैट्रिक्स, यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। अच्छा, इसकी जो दूसरी टर्म है दैट इज़ C2 S1, फिर माइनस C1, फिर S1 S2, उसके बाद S1, और यहाँ पर वही ऊपर वाली टर्म आ रही है S2 Q3 प्लस L1, और ये जो टर्म आ रही है ये है S2 0 C2 और माइनस C2 Q3 0 0 0 1, ठीक है। ये इसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स हमारे पास आ रहे हैं। और ये देखने के लिए कि ये ठीक हैं, या हमने जो कैलकुलेशंस की ये ठीक है, उसको हम थोड़ा सा इस तरह भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं विजुअली, और उसको देख सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। कि सबसे पहले एंड इफेक्टर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो यहाँ पर आ रहा है C1 टाइम्स S2Q3 प्लस L1, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि ये जो लेंथ है Q3 है, और ये प्रोजेक्ट हो रही है XY प्लेन पर S2Q3 से, ठीक है। तो इसकी एक लेंथ है L1, और प्लस इसके आगे थोड़ी सी एक्सटेंशन है, वो साइन कंपोनेंट है इस लेंथ Q3 का, और साइन जो एंगल है वो Q2 का है। तो ये चीज़ ये बता रही है कि S2Q3 प्लस L1, कि ये अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें इस पॉइंट को यहाँ पर,
तो वो चीज़ आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसकी प्रोजेक्शन, इस सारी चीज़ की प्रोजेक्शन, जो पॉइंट हमारे पास एक्स वाई प्लेन में यहाँ कहीं प्रोजेक्ट हो रहा है, उसकी प्रोजेक्शन हमने देखनी है इस एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो वो हमारे पास कोसाइन ऑफ Q1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रही है। तो दिस मेक सेंस। ठीक है, ये वाला पार्ट एक्स का दिस मेक सेंस। इसी तरह आगे वाई का देखना है। वाई में भी अगेन ये पॉइंट प्रोजेक्ट हो रहा है पहले एक्स वाई प्लेन में, और उसके बाद इस एंगल का कि साइन के साथ वो प्रोजेक्ट हो रहा है, साइन ऑफ Q1 के साथ वाई एक्सिस पे। तो वो अंदर वाला पार्ट सेम है जैसे ऊपर था, और मल्टीप्लाई हो रहा है S1 से। ठीक है, और उसके बाद जो उसका z कोफिशेंट है, ठीक है, कोफिशेंट ऑफ z, इस पॉइंट का कोफिशेंट ऑफ z वो किस तरह से कंप्यूट हो रहा है कि Q3 तो इसकी लेंथ है, और ये एंगल Q2 डिफाइन कर रहा है कि वो वापस कितना फोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर हम कोसाइन ले लें तो उसकी प्रोजेक्शन हमें इस ग्रीन एक्सिस के ऊपर मिल जाएगी। ये जो ग्रीन एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इस Q2 का कोसाइन लेंगे तो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ पर हमें मिल जाएगी, और यही लोकल z एक्सिस है, यही हमें चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्यों यहाँ पर आ रहा है? नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि ये पॉजिटिव z एक्सिस ऊपर को पॉइंट कर रहा है और नेगेटिव z एक्सिस नीचे को पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमारा रोबोट है, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, और ये हमने देखा कि ये जो इसका पार्ट है पोजीशन ओनली, इसका हमने सैनिटी चेक भी कर लिया। ठीक है, और रोटेशन पार्ट, रोटेशन मैट्रिक्स से रोटेशन को समझना इतना ट्रिवियल नहीं होता, इसलिए इसको भी हम कंसिडर नहीं कर रहे। दूसरी वजह जो हम इस रोटेशन को कंसिडर नहीं कर रहे वो ये कि आगे चल के हमने फॉरवर्ड किनेमैटिक्स, सॉरी डिफरेंशियल किनेमैटिक्स निकालने, और डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में भी हम लोग पोजीशन ओनली डिफरेंशियल किनेमैटिक्स पे फ़िलहाल हमने फोकस किया हुआ है। तो उसमें भी हमारे पास जो टर्म्स हमें चाहिए होंगी वो ये वाली टर्म्स हैं। अच्छा जी, इसका डिफरेंशियल किनेमैटिक्स देख लेते हैं। इस केस में हमारे पास जो वेक्टर x है उसके अंदर x, y और z तीन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग पोजीशन ओनली डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। इसी तरह हमारे पास जो q वेक्टर है जॉइंट स्पेस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें Q1, Q2, Q3 ये तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। और हमारे पास जैकोबियन की जो जनरल फॉर्म बनेगी एक्सक्यूज़ मी, Q3 की जो जनरल फॉर्म, सॉरी जैकोबियन की जो जनरल फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले dx बाय dq1, फिर dy बाय dq1, उसके बाद फिर dz बाय dq1। यहाँ पर आ जाएगा dx बाय dq2, dy बाय dq2, dz बाय dq2, यहाँ पे dx बाय dq3 एग्जैक्टली, dy बाय dq2, सॉरी dq3, और dz बाय dq3। ये हमने अपना जैकोबियन जनरल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे एक्स वाई जी के, जो हमने यहाँ से देखे थे, तो उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू C1 टाइम्स S2 Q3 प्लस L1, y इज़ इक्वल टू S2 टाइम्स, सॉरी S1, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। S1 टाइम्स S2 Q3 प्लस L1, और z
इज इक्वल टू -C2 -C2 Q3। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे जैकोबियन निकालना है और उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना है x को, y को और z को विद रिस्पेक्ट टू Q1 Q2 एंड Q3, तो उनमें x y z हमारे पास ये एक्सप्रेशंस आ गई हैं। ठीक है, इसके लिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। ठीक है, वो सारी मैथमेटिक्स में यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं इसका जो एंड रिज़ल्ट आ रहा है जैकोबियन का वो यहाँ पर लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो जैकोबियन इज इक्वल टू माइनस S1 टाइम्स S2Q3 प्लस L1, ये dx/dq1 हो गया। ठीक है, उसके बाद dx/dq2 हमारे पास बन जाएगा C1 C2 Q3, और dx/dq3 वो हमारे पास बन जाएगा C1 S2। ये हमारी मैट्रिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। अच्छा, अगली टर्म बनेगी dy को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो हमारे पास आ जाएगा C1 टाइम्स S2Q3 प्लस L1, और यहाँ पर आ जाएगा S1 S2Q3, और dy/dq3 वो आ जाएगा हमारे पास S1 S2। फिर dz को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1 Q2 एंड Q3, तो जब हम इसको Q1 से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके अंदर Q1 की कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वो आंसर तो ज़ीरो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा S2Q3, और यहाँ पर आ जाएगा -C2। ठीक हो गया, ये आपके पास जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया। अब ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह निकाल सकते हैं? इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं कि इस टर्म को, ये फर्स्ट टर्म हो गई, मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पार्ट, माइनस ये वाली टर्म टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज वैल्यूज़, प्लस दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पार्ट। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और इसको एक और तरीका भी लिखने का जिसमें हम थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशंस कम कर सकते हैं कि अगर हम इसको नीचे से कंसिडर करना शुरू कर दें कि दिस पार्ट मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग, ठीक है, माइनस दिस पार्ट मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दीज वैल्यूज, प्लस दिस पार्ट मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी कंप्यूटेशंस आसान हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म ज़ीरो आ रही है, और इस ज़ीरो को हम थोड़ा सा आसानी अपनी पैदा करने के लिए इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। खैर, जिस तरह भी आप निकालें आंसर एक ही निकलेगा। ठीक है, आंसर डिटर्मिनेंट का एक ही निकलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अलहदा कर देते हैं, और यहाँ पर आगे लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास जे का जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी इसको कलर वापस ब्लू पे कर देते हैं। जैकोबियन का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ रहा है Q3 टाइम्स S2Q3 प्लस L1। ठीक हो गया।
ये फाइनली जब इस पूरी जैकोबियन मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और ये क्या हमें बता रहा है, इससे हमें क्या सिंगुलर कन्फिग्रेशंस क्या पता चलती हैं। सिंगुलर कन्फिग्रेशंस हमें पता चलती हैं अगर हम कहें कि जैकोबियन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो वो एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन होती है। तो इस जैकोबियन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो कब होता है? जब हमारे पास पहला केस Q3 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास पहला केस क्या है, Q3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास वो एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और इसको समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि Q3 ये वाली लेंथ है। ये लेंथ अगर ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा रोबोट एक्स वाई प्लेन के अंदर है, यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। और दूसरा इसको देखने का तरीका है कि इस केस में Q2 जो हमारे पास रोटेशन है वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसको अगर हम Q2 को चेंज भी करें जबकि Q3 की वैल्यू ज़ीरो हो, एंड इफेक्टर हमारा इस पॉइंट पर होगा, इस मौके पे अगर हम Q2 को चेंज भी करेंगे तो एंड इफेक्टर की पोजीशन हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन है Q3 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा दूसरी सिंगुलर कन्फिग्रेशन कौन सी है? दूसरी सिंगुलर कन्फिग्रेशन इसके अंदर है जब हमारे पास S2 Q3 प्लस L1 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि S2 Q3 इज इक्वल टू माइनस L1 हो जाए। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। L1 इस लिंक की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें बता रही है कि ये दूसरी सिंगुलैरिटी उस जगह पर है जब हमारे पास S2 Q3 वो बराबर हो जाए माइनस L1 के। तो ये एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि वो किस तरह से नज़र आएगी, ये पॉजिटिव L1 और S2Q3 ये जो Q3 की एक्सटेंशन है इसका जो साइन Q2 है, ठीक है, वो हमारे पास बराबर हो जाए L1 के। तो इन इफेक्ट क्या होगा कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस Z एक्सिस के, ये जो नेगेटिव Z की एक्सटेंशन है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास लिंक 1 यूँ आ रहा होगा और Q3 एक्सटेंड होकर इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन क्यों है? क्योंकि इस सूरत में अगर आप Q1 को चेंज करेंगे तो इस एंड इफेक्टर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये फोल्ड होकर, अगर मैं इसको एक डिफरेंट कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो शायद ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए बात, कि वो जो कन्फिग्रेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, इस तरह की कुछ कन्फिग्रेशन बनेगी जिसमें एंड इफेक्टर हमारे पास इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या है कि अगर ये Q1 मैं इसको चेंज भी करूँगा तो ये जो पूरा ट्राइंगल सा बन रहा है, दो लिंक्स, ये तो रोटेट करेंगे अराउंड द लोकल Z एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगी इसके अंदर, लेकिन एंड इफेक्टर नेगेटिव Z एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो Q1 को चेंज करने से एंड इफेक्टर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ये हमें एक विजुअल इंस्पेक्शन से हमें पता चल रहा है कि ये सोल्यूशन भी हमारा ठीक है कि S2Q3 अगर माइनस L1 के बराबर हो जाता है तो ये भी एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन है, क्योंकि इस केस में Q1 हैज़ टॉस द एबिलिटी टू मूव द एंड इफेक्टर। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंशियल किनेमैटिक्स की एक एग्जांपल होगी जिसमें हमने स्टार्ट किया DH टेबल से। सबसे पहले हमने उसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकाले, हमने उसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हमने उसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकाले। फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकालने के बाद हमारे पास जो 4x4 की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गई, उसमें हम लोग पोजीशन ओनली डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में इंटरेस्टेड है, यानी एंड इफेक्टर की पोजीशन किस तरह वेरी करेगी, डेल्टा एक्स और डेल्टा क्यूज़ उसके लिए क्या होंगे, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ पोजीशन को कंसिडर करते हुए अपना वेक्टर एक्स डिफाइन किया, क्यू उसके अंदर तीन जॉइंट्स है Q1 Q2 Q3, और उसके लिए जैकोबियन की
ये जनरल फॉर्म आ रही है। उसके बाद फिर हमने ये एक्चुअल डेरिवेटिव्स निकाले ऑफ दीज वैल्यूज़ एक्स वाई एंड जी, इनको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू Q1 Q2 एंड Q3, तो हमारे पास ये जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया। इसका एनालिटिकल सोल्यूशन जैकोबियन का आ गया। और उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट ये चीज़ हमारे पास आ गई। सिंगुलर कन्फिग्रेशंस मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट होती हैं जब हमारे पास जैकोबियन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो रहा हो, तो वो इस केस में यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पहुँचकर हमने देखा कि ये ज़ीरो कब हो सकता है, जब Q3 ज़ीरो हो, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया S2Q3 प्लस L1 इक्वल्स टू ज़ीरो हो, या फिर S2 टाइम्स Q3 इज इक्वल टू माइनस L1 हो। और उसकी भी हमने सैनिटी चेक कर लिया, उसकी हमने विजुअल इंस्पेक्शन कर ली कि इट मेक्स सेंस। ठीक है, Q3 अगर ज़ीरो हो जाता है तो Q2 लूजेज द एबिलिटी टू मूव द एंड इफेक्टर, और इसी तरह अगर S2Q3 इज इक्वल टू माइनस L1 हो जाता है तो उस केस में Q1 लूजेज द एबिलिटी टू मूव द एंड इफेक्टर। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा ये सोल्यूशन ठीक है।